गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ 22 से लेके 29 जून तक। जब हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जब हम लोग न्यूज़ की बात करते हैं तो G7 की बात चल रही है, FATF की बात चल रही है। और अगर हम मेजर सेक्टर्स की बात करें तो वी आर टॉकिंग मोर अबाउट AI या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हम डिफेंस की बात करते हैं और हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं। ये मोटा मोटी है जो पिछले 3-4 हफ्ते से लगातार चलता आ ही रहा है। सो पहली न्यूज़ पे आते हैं। पहली न्यूज़ कहती है भारतीय नौसेना में 3 स्वदेशी युद्धपोत सम्मिलित वॉरशिप हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया है इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी विल कमीशन 3 इंडिजिनस वॉरशिप ऑन 21 जून 2026 एट कोलकाता। इसका क्या करना है, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 वारशिप के नाम याद करने हैं। ये कौन कौन सी हैं? INS दूनागिरी, INS अग्र, INS संशोधक। ये 3 नाम है, दूनागिरी, अग्रय और संशोधक। डिज़ाइन किसने किया है? इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइंड बाय डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस टाइप का आंसर नज़र आता है, इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। बिल्ड किसने किया है? डिज़ाइन इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने किया है। और बनाया किसने है? GRSE कोलकाता, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा इसको बनाया गया है, इसको बिल्ड किया गया है। हाँ, अब जब हम की फैक्ट्स की बात करें, दूनागिरी के साथ क्या है? प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है ये। इसमें ब्रह्मोस एयर डिफेंस और ASW सिस्टम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। जब हम अग्रय की बात करें तो अर्नाला क्लास ASW शैलो वाटर क्राफ्ट इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। संशोधक की बात करें, संशोधक क्लास हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स है इसमें। AUVs और ROVs अंडर वाटर सर्वे के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्ट 17A क्या है? स्टेल्थ फ्रिगेट, अर्नाला क्लास ASW वाटर शैलो वाटर क्राफ्ट। GRSE कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। ये एक डिफेंस PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पब्लिक सेक्टर यूनिट है GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। बस इतना याद कर लो कि 3 वॉरशिप्स हैं, इनका नाम याद कर लो, INS दूनागिरी, अग्रय और संशोधक। और इसके अलावा अगर हम बात करें किसने बनाया है इसको, GRSE कोलकाता इसने बनाया है। GRSE क्या है? एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। किसके अंडर? ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। QS विश्व भावी कौशल सूचकांक 2026, इंडिया की रैंक कौन सी है? 13वीं रैंक है, ग्लोबली 13th इन QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स एंड टॉप्ड लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़। लोअर मिडिल इकोनॉमीज़ में टॉप किया है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच शुड बी वेरी प्राउड ऑफ, बट येस वी आर डूइंग, इंडिया इज़ प्रॉमिसिंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्किल एरिया। हम स्किल की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, या फिर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, या फिर हम लोग नए नए ऐसे सारे इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनके डेवलपमेंट की बात करें तो येस इंडिया इज़ ग्रोइंग एट दैट लेवल, बट ये स्किल इज़ स्टिल अ मेजर गैप जिसको फिल करने की ज़रूरत है। स्किल का मतलब है कि आपके अंदर कुछ कला है, जिस कला के की वजह से या जिसको साधन बना के आप अपनी आय कमा सकते हो। तो स्किल के हिसाब से येस वी स्टिल हैव अ वेरी अलार्मिंग नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयेबल। हमारे पास अभी भी बहुत बड़ा ऐसा नंबर है जो, जब हम बच्चों की बात करते हैं कि वो अनएम्प्लॉयेबल हैं, उनको नौकरी के लायक नहीं है वो, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इसने ये QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 किसने लॉन्च किया है? QS साइमंड्स ने शुरू किया है, लॉन्च किया है इसको, इसने रिलीज़ किया है। इंडिया की रैंक क्या है? 13वीं। और टॉप कंट्रीज़ में कौन कौन है? सबसे ऊपर US, देन ऑस्ट्रेलिया, UK एंड जर्मनी। इतना याद कर लेना, सबसे ऊपर है US टॉप में, और हमारा नंबर है 13वां, 13th नंबर है इंडिया का। सेवा उत्पादन सूचकांक की अगर हम लोग बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विल लॉन्च इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया जाएगा।
अभी जब हम बात करते हैं सेवा उत्पादन की बात करें, इसका मतलब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की बात करें। आइडियल इकोनॉमिक्स में हम लोग 3 तरह के सेक्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर, सेकंड कम्स आउट टू बी इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज़ सर्विसेज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज़ डूइंग इज़ इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ये लॉन्च कर रहे हैं। इसका पर्पज़ क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, सेवा क्षेत्र में उत्पादन का मानसिक मापन, मंथली मेजरमेंट ऑफ सर्विस आउटपुट, कितना आउटपुट रहा है उसका, अल्पकालिक आर्थिक प्रवृत्ति का आंकलन, शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या रहेंगे, नीति निर्माण एवं पूर्वानुमान में सहायता, बेटर इकोनॉमिक मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग। फीचर्स की जब हम लोग बात करें तो ये IIPs के जैसा है। लास्ट वीक में हम लोगों ने बात किया था, जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के जितने भी जो सेक्टर थे, IIP के अंदर जितने भी सेक्टर आते हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है। और उनको इंक्रीज़ करने का बेसिक रीज़न है कि, और उसका हम लोगों ने वो भी बेस ईयर भी चेंज कर दिया है। पहले के बेस ईयर में जब हम बात करते हैं तो प्रीवियसली बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसके अंदर नहीं आती थी, उसमें कैलकुलेट नहीं होती थी। रीज़न भी वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जैसे हम लोग AI की बात करें या फिर रेयर अर्थ्स की बात करें, ये पहले नहीं आते थे। तो अभी ये EVs की बात करें, लेकिन अब ये नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इसका जो बेस ईयर है वो भी चेंज हो गया है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट भी इसके अंदर इंक्रीज़ हो गए हैं। और फीचर क्या रहेगी, सिमिलर IIPs के जैसा होगा। ये यूजेस GST सर्विसेज डाटा, GST का वस्तु एवं सेवा का आंकड़ों का उपयोग करेगा। निगमित सेवा उद्यम सर्वेक्षण पर आधारित रहेगा, बेस्ड ऑन ASISSE डेटाबेस, इनिशियली रिलीज ऑन ट्रायल बेसिस, प्रारंभ में परीक्षण आधार पर इसको जारी किया जाएगा। पायलट बेसिस पे इसको रिलीज़ करेंगे। जो भी इसके अंदर खामियां नज़र आएंगी या फिर जो भी और हमें लगेगा कि हाँ और इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं, तो उसमें अगेन मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI ये क्या करेंगे, ये इसके ऊपर काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विल वर्क ऑन दैट इंडेक्स। एग्जाम फैक्ट की बात करें, सर्विसेज कंट्रीब्यूट ओवर 50% ऑफ इंडिया GVA। सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में योगदान 50% से अधिक है। कितना है, 50% से ज़्यादा है। ग्रोस वैल्यू एसेट, सेवाचल वन में विजयनगर कालीन अभिलेख। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सेवाचल वन में 16वीं शताब्दी के 3 अभिलेख खोजे हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 3 16th सेंचुरी विजयनगर इंस्क्रिप्शन इन शेषाचलम फॉरेस्ट। शेषाचलम फॉरेस्ट में 16वीं शताब्दी विजयनगर इंस्क्रिप्शन के कुछ अवशेष पाए हैं, उसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं। की फैक्ट्स की बात करें, किसका पीरियड था ये था सदाशिव राय राजा थे वहाँ के, तो उनके काल में ये इसको ये सब चीज़ें यूज़ होती थी, ये इंस्क्रिप्शंस बनाई गई हैं। देन डेट क्या है, 31 जुलाई 1554। और लैंग्वेज क्या है, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ 3 भाषाओं में मिली है। रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवा टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज, शिव मंदिर एवं मठ निर्माण का इसमें उल्लेख किया गया है। मेंशंस टैक्स एलोकेशंस एंड लैंड ग्रांट्स, कर एवं भूमि अनुदान का विवरण भी इसमें किया गया है। विजयनगर एम्पायर की जब हम लोग बात करें, 1336 में ये एम्पायर फाउंड हुई थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक थे इसके हरिहरा 1 एंड बुक्काराया 1। कैपिटल हम्पी थी। गोल्डन एज कृष्णदेवराय 1। एडमिनिस्ट्रेशन नयनकारा सिस्टम। बैटल ऑफ तालीकोट 1565। ट्रेवलर्स कौन कौन थे इनके टाइम में, इब्न बतूता, निकोलो कॉन्ती, अब्दुल रज़ाक एंड डोमिंगो पेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेहद इंपॉर्टेंट है अगर हिस्ट्री के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे। और इफ़ यू लुक इनटू कि हाँ प्रीलिम्स में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो इसमें से ढेर सारे प्रश्न आने का बहुत हाई स्कोप है। सो लेट अस लुक इनटू दिस अगेन, इसको एक बार और देख लेते हैं। ASI ने डिस्कवर किया है 16th सेंचुरी विजयनगर इंस्क्रिप्शन के, विजयनगर की इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें, मतलब अभिलेख मिले हैं उनके शेषाचलम फॉरेस्ट के अंदर। शेषाचलम फॉरेस्ट इस जंगल में। की फैक्ट्स क्या हैं, इसके मुख्य तथ्य क्या हैं। पीरियड ऑफ किंग सदाशिव राय कालीन है ये। डेट है 31 जुलाई 1554 CE। और लैंग्वेजेस कौन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। शिव मंदिर और मठ निर्माण का इसमें उल्लेख किया गया है। कर एवं भूमि अनुदान का विवरण भी इसमें किया गया है। कर एवं भूमि अनुदान का विवरण इसमें किया गया है। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर्स थे हरिहरा 1 एंड बुक्काराया 1। कैपिटल थी इसकी, राजधानी थी हम्पी। स्वर्ण काल था कृष्णदेवराय जी के टाइम में।
एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की बात करें तो नायक व्यवस्था थी इसके अंदर, और बैटल ऑफ तालीकोट 1565 में यहाँ हुआ था। देन ट्रेवलर्स, इनके टाइम में कौन कौन से ट्रेवलर, विजयनगर एम्पायर के टाइम में कौन कौन से ट्रेवलर आए थे? इब्न बतूता, निकोलो कोंती, अब्दुल रज़ाक और डोमिंगो पेस। ये सारे हम याद रखेंगे। याद करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, किसी भी चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। कोई चीज़ बिल्कुल याद नहीं हो रही, कहीं बिल्कुल एकदम दिमाग में नहीं जा रही है, तो उसके छोटे छोटे नोट्स बना के ना अपनी दीवारों पे चिपका लो। जितनी बार देखोगे उतनी बार वो याद होता चला जाएगा। IIP की बात कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले बात की हम लोगों ने। दिस इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ रिवाइज द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पिछले हफ्ते भी बात की थी इसके ऊपर, हम लोग फिर से यही बात कर रहे हैं। IIP का जो बेस ईयर है, जहाँ से हम सारी की सारी प्रोग्रेस है या कोई भी डाटा है जिसको हम लोग कभी भी कंपेयर करते हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द बेस ईयर। तो बेस ईयर 2011-12 से चेंज करके 2022-23 कर दिया गया है। मेजर चेंजेस हैं इसके अंदर, और कुछ सेक्टर्स भी ऐड हुए हैं, जैसे जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, सीवरेज, मल निकास और अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब है वेस्ट मैनेजमेंट। ये नए सेक्टर इसके अंदर ऐड हुए हैं। इंक्लूडेड मॉडर्न प्रोडक्ट सच एज क्लोज सर्किट टेलीविजन, CCTV कैमराज, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये इसके अंदर ऐड हुए हैं। डिलीटेड ऑब्सोलीट आइटम्स लाइक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, CFLs को इसमें से निकाल दिया गया है। ये क्या है? अप्रचलित वस्तुएं हैं। क्या क्या ऐड हुआ है याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। एडिड वाटर सप्लाई, जलापूर्ति, मल निकास, अपशिष्ट प्रबंधन को नया क्षेत्र जोड़ा गया है, नए क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है। आधुनिक उत्पादन जैसे निगरानी कैमरे, CCTVs और दुर्लभ मृदा खनिज इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अप्रचलित वस्तुएं जैसे सघन प्रतिदीप्त दीप हटाए गए हैं। दिस कॉल्ड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इफ़ एट ऑल यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स कि हाँ किसी शब्द की हिंदी बताओ और या उसकी इंग्लिश बताओ, तो दिस कुड बी वन ऑफ द ग्रेट गेम्स। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प या फिर CFLs की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हो या फिर उसकी हिंदी भी पूछ सकते हो। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। सघन प्रतिदीप्त दीप। चलो जॉक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट अगेन। महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ इवॉल्विंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, औद्योगिक संरचना के नवीन स्वरूप का बेहतर आंकलन करना। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, उभरते विनिर्माण क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देना। अलाइन विद एनर्जी ट्रांजिशन एंड टेक्नोलॉजिकल अलाइनमेंट, ऊर्जा संक्रमण और प्रौद्योगिकी परिवर्तन का समावेश करना। सपोर्ट्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसको प्रायोरिटी इसकी जितनी भी जो स्कीम की प्रायोरिटीज़ हैं उसको सपोर्ट करना। इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP इज़ अ की मंथली इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मंथली है, याद रखना, वीकली या एनुअल नहीं है या बाय एनुअल नहीं है। दिस इज़ मंथली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, किसने रिलीज़ किया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते भी बात की थी इसके ऊपर, इस हफ्ते हम लोग फिर से उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, कुछ एक दो चीज़ों को और ऐड करने के बाद। इंडिया वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हिंदुस्तान को पहली बार VP की पोजीशन मिली है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, और इसके प्रेसिडेंट की पोजीशन किसको मिली है? ब्रिटेन को मिली है। सो हमारे VP कौन है? विवेक अग्रवाल जी विल सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम जुलाई 2026 टू जून 2027। एग्जैक्टली एक साल के लिए एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे विवेक अग्रवाल, नाम भूलना नहीं है ना, विवेक अग्रवाल। ही सक्सीड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ये UK के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पहले VP थे, अब उनकी जगह ये आए हैं, मतलब इनके पहले थे वो। मार्क्स अ मेजर डिप्लोमेटिक माइलस्टोन, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। दिस इज़ अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडिया। अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है? ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, एस्टैब्लिश इन 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है बाय ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, G7 के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। ऑब्जेक्टिव कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट
financing and proliferation financing of weapons of mass destruction. This is very important to understand. मेंबर कितने हैं? 40 हैं. इंडिया became a member in 2010. हिंदुस्तान का भी इसका मेंबर बना था 2010 में. वापस देखते हैं स्थापना कब हुई. स्थापना इसकी हुई 1989 में. किसके द्वारा? G7 मेंबर्स के द्वारा, ग्रुप ऑफ 7. इसका कार्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में. उद्देश्य क्या है? धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण एवं व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण पर रोक लगाना. सदस्य कितने हैं? 40. और हिंदुस्तान, भारत कब सदस्य बना था इसका? 2010 में. रोल ऑफ वीपी, उपाध्यक्ष की भूमिका क्या है? असिस्ट द FATF प्रेसिडेंट. FATF के प्रेसिडेंट उसको असिस्ट करना. सपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FATF ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़. FATF की नीति एवं कार्य योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देना. सदस्य देशों के बीच इनके मध्य समन्वय बढ़ाना. फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर कंट्रीज़. ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी. ग्रे लिस्ट क्या है? कंट्रीज अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, मतलब वो फ्री फ्लो काम नहीं होगा, मॉनिटरिंग थोड़ी सी बढ़ गई है. ब्लैक लिस्ट वो हाई रिस्क है, नॉन कोऑपरेटिव जुरिडिक्शन है, उच्च जोखिम है और असहयोगी देश हैं ब्लैक वाले, तो उनके साथ अक्सर ट्रेड नहीं होता है. सो ग्रे लिस्ट में क्या है? बढ़ी हुई निगरानी वाले देश. काली सूची क्या है? काली सूची, धूसर सूची और काली सूची. काली सूची क्या है? उच्च जोखिम और असहयोगी देश. FATF की जब हम लोग बात करते हैं, जून 2026 में प्लेनरी FATF जून 2026 plenary adopted several important decisions related to AML and CFT standards and country listing. इसने क्या किया है? पूर्ण अधिवेशन में धूसर सूची सिफारिशों एवं धन शोधन निरोधक मानकों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसलिए ग्रे लिस्ट की बात हुई. ग्रे लिस्ट के अलावा धन शोधन निवारक का मतलब क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात हुई इनके. देन जब हम ग्रे लिस्ट की बात करते हैं, ग्रे लिस्ट में किस किस को ऐड किया? बोस्निया हर्जिगोविना एंड इराक, इनको ऐड किया. ग्रे लिस्ट में से रिमूव किसको किया? अल्जीरिया और नामीबिया को यहाँ से निकाल दिया है. और अडॉप्टेड रिकमेंडेशन 6, सिफारिश 6 का अध्ययन किया गया. अडॉप्टेड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेप्शंस, मानवीय सहायता हेतु छूट संबंधी प्रावधान किए गए. प्रमोटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इनिशिएटिव, प्रौद्योगिकी आधारित धन शोधन निरोधक पहल को बढ़ावा दिया गया. एग्जाम फैक्ट्स की हम बात करें. ग्रे लिस्ट क्या है? जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, बढ़ी हुई निगरानी वाले देश हैं. काली सूची क्या है? हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, उच्च जोखिम एवं असहयोगी क्षेत्राधिकार. उद्देश्य की बात करें, FATF कॉम्बैट्स मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग. धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण एवं व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण पर रोक लगाता है. G7 का सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ? फ्रांस में. फ्रांस की जगह का नाम लिख के बताओ फटाफट मुझे, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आई एम श्योर लिख लोगे आप. और नहीं पता है तो यू मे फाइंड दैट इन गूगल करो, फटाफट लिख के दो मुझे. चलो जब तक हम आते हैं इसके ऊपर, होपफुली आप मुझसे पहले लिख के दे दोगे. इंडिया पार्टिसिपेट एज अ पार्टनर कंट्री इन G7 समिट 2026 होस्टेड बाय फ्रांस. G7 को किसने होस्ट किया है? फ्रांस ने किया है. एंड रिमेंबर, हिंदुस्तान इसका मेंबर कंट्री नहीं है. इवन देन वो उसको इनवाइट किया जाता है एंड वी टेक पार्ट इन टू इट. समिट अडॉप्टेड लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन टैकलिंग माइग्रेंट स्मगलिंग, जो माइग्रेंट होते हैं, प्रवासी तस्करी से निपटने संबंधी नेताओं की घोषणा को इसमें अपनाया गया है. मेजर आउटकम क्या है? मुख्य परिणाम क्या है? अडॉप्शन ऑफ लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन टैकलिंग माइग्रेंट स्मगलिंग, focus on combating transnational human trafficking and organized crime, emphasis on international cooperation, intelligence sharing and legal coordination. Understand, जब हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ये बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन और इसके ऊपर बेहद सख्त कानून की ज़रूरत है. एंड वी नीड हाई विजिलेंस ऑन दैट. फ्रांस की अध्यक्षता में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत ने साझेदार देश के रूप में भाग लिया. अंडरस्टैंड, हम क्या हैं? हम एक पार्टनर कंट्री हैं. वी आर नॉट अ मेंबर नेशन. इसके अलावा सम्मेलन में प्रवासी तस्करी से निपटने संबंधी नेताओं की घोषणा को अपनाया गया. मुख्य परिणाम क्या रहे? प्रवासी तस्करी से निपटने संबंधी नेताओं की घोषणा को स्वीकृत किया गया. सीमा पार मानव तस्करी एवं संगठित
अपराध पर नियंत्रण किया। मानव तस्करी क्या होती है? लोगों को मतलब पीपल कुड बी एनी, इट कुड बी मेल और फीमेल और चाइल्ड और ओल्ड पर्सन, इट कुड बी एनी वन, कोई भी इंसान जब उसको बेच दिया जाता है और उस बॉन्डेड लेबर का काम किया जाता है उससे, या फिर उसका एक्सप्लोटेशन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें दे ऑल फॉल अंडर मानव तस्करी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना साझाकरण एवं विधिक समन्वय पर बल दिया गया। G7 की जब हम लोग बात करते हैं, एस्टेब्लिश कब हुआ, स्थापना कब हुई? 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना हुई। मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। देखो ऐसे आप देखोगे तो शायद आपको याद ना हो, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसको वीडियो को पॉज करो, फटाफट एटलिस खोलो और इन सबको लोकेट कर लो। एक बार लोकेट किए तो आई प्रॉमिस इसको कभी नहीं भूलोगे। सो मेंबर नेशन कौन कौन से हैं G7 के? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। थोड़ा सा इसको और अलग तरीके से तोड़ देते हैं। यूएस और यूके दोनों एक कॉन्टिनेंट से हैं, इधर से फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके ये एक कॉन्टिनेंट से हैं, और जापान अपना एशिया में आ गया। सो हमारे पास कौन कौन है? यूएस और कनाडा, इधर से जापान, और यूरोप से कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके कहाँ से हैं? यूरोप से। कनाडा और यूएस कहाँ से? नॉर्थ अमेरिका से। जापान कहाँ से हैं? एशिया से। यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट्स एज नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर। यूरोपियन संघ स्थायी सहभागी है, कोई स्थायी सचिवालय एवं मुख्यालय इसका नहीं है। अध्यक्षता प्रतिवर्ष सदस्यों के बीच बदलती रहती है। प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली अमंग मेंबर कंट्रीज, नो परमानेंट सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर्स। हिंदुस्तान का पार्टिसिपेशन, हिंदुस्तान G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन पार्टनर कंट्री के रूप में वो हर साल पार्टिसिपेट करता है। इंडिया हाईलाइटेड इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, AI, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्लोबल साउथ। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख के रख लेना, आपके पेपर नंबर 7 में काम आएगा CGPSC के, और इसके अलावा जब भी कोई भी ऐसे लिखोगे उसमें काम आएगा ये। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा सुरक्षा एवं वैश्विक दक्षिण से जुड़े मुद्दों पर भारत ने अपने विचार रखे। विश्व का प्रथम परमाणु ऊर्जा आधारित हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी एट इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इंदिरा गांधी परमाणु संशोधन केंद्र कलपक्कम में विश्व की प्रथम परमाणु ऊर्जा आधारित हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। की फैक्ट्स क्या क्या हैं? यूजेस न्यूक्लियर प्रोसेस हीट फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। परमाणु ऊर्जा से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग। बेस्ड ऑन कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल। ताम्र क्लोरीन ऊष्मा रासायनिक चक्र पर आधारित, पावर्ड बाय फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। तीव्र प्रजनक परीक्षण रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग। प्रोड्यूसेस ग्रीन हाइड्रोजन विद नियर जीरो कार्बन एमिशन। कार्बन उत्सर्जन रहित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन। दोबारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, अगेन बेहद इंपॉर्टेंट है। हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, देन येस दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी। कहाँ पर? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम में। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम में विश्व की प्रथम परमाणु ऊर्जा आधारित हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। मुख्य तथ्य क्या है? यूजेस न्यूक्लियर प्रोसेस हीट फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। परमाणु ऊर्जा से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग। बेस्ड ऑन कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल। ताम्र क्लोरीन ऊष्मा रासायनिक चक्र पर आधारित, पावर्ड बाय फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। तीव्र प्रजनक परीक्षण रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग। प्रोड्यूसेस ग्रीन हाइड्रोजन विद नियर जीरो कार्बन एमिशन। कार्बन उत्सर्जन रहित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? मेजर ब्रेक थ्रू इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित ईंधन को बढ़ावा देना। स्ट्रेंथन्स इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स। ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। सपोर्ट्स हार्ड टू अबेट सेक्टर्स सच एज स्टील, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज। एडवांसेस द गोल्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन।
वापस देखते हैं महत्व का क्या क्या है। मेजर ब्रेक थ्रू इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी उसका एक हिस्सा है ही फॉर श्योर। स्ट्रेंथन इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी एंड डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स, ऑलमोस्ट सेम ही है ये। सपोर्ट्स हार्ड टू अबेट सेक्टर्स सच एज स्टील, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरीज एंड हैवी इंडस्ट्री, इनको सपोर्ट करने के लिए। स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित ईंधन को बढ़ावा देना, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती प्राप्त करना प्रदान करना, उस इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरी एवं भारी उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन में कमी, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को गति। अब जब हम IGCER की बात करें, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की बात करें, ये कहाँ पर है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। स्थापना इसकी हुई थी 1971 में। 1971 में फंक्शंस एज डिपार्टमेंट ऑफ, फंक्शन कहाँ किस में करता है, डिपार्टमेंट ऑफ परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन ये कार्य करता है। इंडियाज़ प्रीमियर R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान का एक मुख्य या प्रमुख कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के लिए। कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये नया है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल रिक्वायर्स बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इज मोर एनर्जी एफिशिएंट देन कन्वेंशनल इलेक्ट्रोलिसिस। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जल के विद्युत अपघटन अथवा स्वच्छ ऊर्जा आधारित प्रतिक्रियाओं से इसको किया जाता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन aims to achieve 5 million metric tons of annual green hydrogen production by 2030। भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन या 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। हिमालयी जलवायु निगरानी हेतु बीकॉन जलवायु परीक्षण केंद्र, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने हिमालयी क्षेत्र में बीकॉन जलवायु प्रेक्षण केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। घबराना नहीं, इसका अंग्रेज़ी भी आएगी थोड़ी देर में। सो इट वॉज क्वाइट क्लमजी व्हेन आई टुक दैट इन द सेम स्लाइड। सो अभी हिंदी पहले करते हैं, बाद में अंग्रेज़ी करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है, हिमालयी जलवायु परिवर्तन का दीर्घकालिक वैज्ञानिक अध्ययन, तापमान, वर्षा, हिमपात, वायुमंडल कणों एवं ग्रीन हाउस गैसों का सतत अभिलेखन, सस्टेनेबल अभिलेखन, इसका उच्च गुणवत्ता वाले जलवायु आंकड़ों का संग्रह। जब हम महत्व की बात करते हैं, हिमनदों एवं हिमावरण में परिवर्तन की निगरानी, चरम मौसमी घटनाओं की बेहतर समझ, जल संसाधन, कृषि एवं उत्पादन, आपदा प्रबंधन के लिए उपयोगी, जलवायु परिवर्तन संबंधी नीति निर्माण एवं पूर्वानुमान को सुदृढ़ करेगा। संस्थाएं कौन कौन सी हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान नैनीताल उत्तराखंड। दोनों संस्थाएं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। कौन कौन सी हैं, दोनों संस्थाओं के नाम याद रखना, कौन कौन सी हैं जी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान नैनीताल उत्तराखंड। हिमालय को थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सर्वाधिक हिम एवं हिमनद पाए जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल Meteorology and Aryabhatta Research Institute of Observational Science signed a MOU to establish Beacon Climate Observation Station in Himalayan region। किस किस में, IITM और इधर से एरीज इज आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, इन दोनों के बीच में MOU है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ हिमालयन क्लाइमेट चेंज, हिमालय का जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम परिवर्तन है, उसके ऊपर लंबे समय तक ध्यान देना, मॉनिटर करना उसको। Continuous observation of temperature, precipitation, snowfall, aerosols and greenhouse gases, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी क्लाइमेट डेटाबेस। जब हम महत्व की बात करते हैं, ट्रेसेस ग्लेशियर्स एंड स्नो कवर्ड चेंजेस, ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, तो उसमें अब इस स्थिति में उनको ट्रेस करना ज़रूरी है। नहीं ट्रेस करेंगे तो हम सारे ग्लेशियर्स को खो देंगे एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर us to get water during hot days।
इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, आपदा होती हैं, उनको समझने में सहायता करेगा। सपोर्ट्स वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। स्ट्रेंथन क्लाइमेट मॉडलिंग एंड पॉलिसी प्लानिंग। दो इंस्टीट्यूट हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, एडीज और IITM। एडीज की हम लोग बात करते हैं, ये आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। कहाँ पर है ये? नैनीताल उत्तराखंड में है। और IITM इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। हिमालयाज़ को थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि दे कंटेन लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ स्नो एंड आइस आउटसाइड आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। आर्कटिक और एंटार्क्टिक के अलावा अगर सबसे ज़्यादा अगर स्नो कहीं पे पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है? हिमालयाज़ में ही वो पाई जाती है, इसलिए उसको थर्ड पोल कहा जाता है। अंतरतारकीय धूमकेतु 3I एटलस का अध्ययन। साइंटिस्ट यूज्ड आइसोटोप एनालिसिस ऑन कॉमेट 3I एटलस टू estimate its age and origin, providing new insight into minerals formed outside our solar system. वैज्ञानिकों ने अंतरतारकीय धूमकेतु 3I और एटलस के समस्थानिक विश्लेषण द्वारा उसकी आयु एवं उत्पत्ति का अनुमान लगाया है, जिससे सौर मंडल के बाहर की पदार्थीय संरचना के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई। Comet 3I Atlas is the third confirmed interstellar object detected in the solar system. ये तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड है। आइसोटोप एनालिसिस हेल्प डिटरमिन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रोबेबल ऑरिजिन। समस्थानिक विश्लेषण से इसकी रासायनिक संरचना एवं उत्पत्ति का अध्ययन किया गया। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनदर स्टेलर सिस्टम बिफोर एंटरिंग आवर सोलर सिस्टम। यह अपने मूल तारकीय तंत्र से निकलकर सौरमंडल में प्रवेश कर चुका है। महत्व क्या है? इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेटरी सिस्टम। अन्य तारकीय प्रणालियों की संरचना एवं विकास को समझने में सहायता करेगा। प्रोवाइड्स क्लूज अबाउट फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। प्रारंभिक ब्रह्मांड एवं ग्रह निर्माण प्रक्रियाओं पर नई जानकारी देगा। ऑफर्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल फ्रॉम बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। सौरमंडल के बाहर उपलब्ध पदार्थों के प्रत्यक्ष अध्ययन का यह अवसर देगा। ओके, जब हम लोग बात करते हैं प्रथम अंतरतारकीय पिंड ओमुआमुआ, this is quite difficult to even pronounce. 1I is Oumuamua is first confirmed interstellar object 2017. I don't know which language this is, but this is quite different. सेकेंड कौन है? द्वितीय क्या है? बोरिसोव, फर्स्ट कंफर्म्ड इंटरस्टेलर कॉमेट 2019 में। और तीसरा है एटलस, ये है थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इन 2026। ओमुआमुआ फर्स्ट था, बोरिसोव सेकेंड है और एटलस क्या है? ये तीसरा है। पहला 2017 में मिला, फिर 19 में और फिर 26 में। दिस इज़ फन रिमेंबरिंग दीज नेम्स। You may make fun of these and can always remember them. Oumuamua, Boris and Atlas. Now isotopes क्या होते हैं? Atoms have the same element having same number of protons but different number of neutrons. वो सारे elements आपके periodic table में जिनके same number of protons हैं लेकिन neutrons का number different है। isotope कौन से होते हैं? वापस आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा। ही पेड ए स्टेट विजिट टू सेशल्स, फर्दर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज। मेजर आउटकम्स क्या हैं? स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कॉपरेशन, समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण एवं संस्थागत सहयोग देना, रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करना, विकास सहायता एवं आधारभूत संरचना का सहयोग करना और नीली अर्थव्यवस्था में संयुक्त पहल करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड अ स्टेट विजिट टू सेशल्स, फर्दर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज। स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कॉपरेशन, डीपनिंग इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, एनहेंस्ड डिफेंस कॉपरेशन, डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स एंड कॉपरेशन इन ब्लू इकोनॉमी। जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम लोग उन सारी चीज़ों की बात करते हैं जो समुद्र से आती हैं। दे ऑल फॉल अंडर ब्लू इकोनॉमी।
हमारे प्रधानमंत्री जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन, सेशल्स से मिला है। बहुत सारे देशों से मिला है, आई एम श्योर तो वो भूल भी गए किस किस देश से मिला है। reinforces India's security and growth for all in region vision। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ये हैगा, ये पे आपको पता होना चाहिए। इंडियाज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन। और ये क्या करेगा, इंडियाज रोल इन इंडियन ओशन रीजन में जो हिंदुस्तान का रोल है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। एनहेंसेस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। सागर दृष्टि को मजबूती मिलेगी, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति सुदृढ़ होगी, समुद्री सुरक्षा एवं मुक्त, सुरक्षित तथा समावेशी हिंद प्रशांत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ये रहेगा। सेशल्स की कैपिटल क्या है, विक्टोरिया, करेंसी है सेशलॉइज रुपीज़, और सेशल्स is an island nation in the Indian Ocean and a member of Indian Ocean Rim Association। Indian Ocean Rim Association के ये मेंबर हैं, और ये आइलैंड नेशन है, कहाँ पर है, इंडियन ओशन में है, करेंसी है सेशलॉइज रुपीज़, और कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। इसको आप लोकेट कर लीजिएगा एक बार अपनी एटलस में, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। भारत ने फास्ट पेट्रोल वेसल दिए हैं सेशल्स को, जिससे अगेन हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं दोनों देशों के बीच। एनहेंसेस मैरीटाइम सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है। तटीय निगरानी क्षमता में वृद्धि करना, काउंटर इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग, पायरेसी एंड अदर मैरीटाइम क्राइम्स। एनहेंसेस मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाना, तटीय निगरानी क्षमता में वृद्धि करना, अवैध मत्स्यन, तस्करी, समुद्री डकैती और अन्य समुद्री अपराधों की रोकथाम करना, खोज एवं बचाव अभियानों में सहायता करना भी इसका काम है। जब हम महत्व की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इट डीपन्स इंडिया सेशल्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इंडियन ओशन रीजन। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सेशल्स सामरिक साझेदारी को मजबूत करता है। ये भारत की सागर दृष्टि को बल देता है। रेनफोर्सेस इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन। इम्प्रूव्स मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं समुद्री क्षेत्र जागरूकता में वृद्धि करना। विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की भूमिका सुदृढ़ करना। स्ट्रेंथन इंडियाज रोल एज ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर इन द इंडियन ओशन रीजन। मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोस्टल सर्विलेंस, इंडियन डीप डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की कूटनीति, रक्षा कूटनीति एवं क्षमता निर्माण बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। जब हम लोग फास्ट पेट्रोल वेसल की बात करते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, जो भी कोस्टल पेट्रोल है, जो भी समुद्र के किनारे, जो भी हाउ वी कॉल इट, तट हैं, समुद्री तट, इनके ऊपर निगरानी रखना, एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी, रिसर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में काम करता है ये। सेशल्स हिंद महासागर का सामरिक द्वीपीय राष्ट्र है, हिंद महासागर में है ये। भारत की सागर क्षेत्र के सभी की सुरक्षा नीति के प्रमुख भागीदार ये है। आई मीन दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फास्ट पेट्रोल वेसल क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल किसके लिए काम आती है, कोस्टल सर्विलेंस, कोस्टल पेट्रोलिंग, एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी एंड देन रिसर्च एंड रेस्क्यू मिशंस। यूनाइटेड किंगडम करेगा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता। यूके अज्यूम्स द FATF प्रेसिडेंसी, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हिंदुस्तान VP बनेगा। हिंदुस्तान के हमारे VP कौन है, विवेक अग्रवाल जी हैं। और मेजर रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि हम ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस कर सकें, हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कर्ब कर सकें, और हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इसमें दिखता है। FATF इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1989 में, ग्रुप 7 मेंबर्स के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और हिंदुस्तान इसका मेंबर बना था 2010 में।
इसके साथ सारी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अब हम देखते हैं पाथ की न्यूज़ जो बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है और आप टेस्ट सीरीज़ अगर ढूंढ रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे, तो प्री ओनली, मेंस ओनली और इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट। अगर आप 2 या 2 से अधिक अगर बच्चे आते हैं, ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, तो 50% छूट मिलती है उसको। कहाँ पर? बिलासपुर ब्रांच में। So you can come, you should be a part of this special 50% off to those who appeared in CGPSC mains and interview earlier। अगर कोई पहले से CGPSC mains या इंटरव्यू में अगर अपीयर हो गया है तो उसको भी स्पेशल 50% ऑफ उसमें मिलेगा। ऑफ़र केवल 5 जुलाई तक ही सीमित है, तब तक ही मिलेगा। उसके बाद ये ओरिजिनल प्राइस जो भी है इसका उसमें ही आपको मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, ये दोनों तरीके से अवेलेबल है। यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। इसका पूरा का पूरा शेड्यूल ये मेंस का है और ये प्रीलिम्स का शेड्यूल है। इसको आप देखिएगा और इसका हिस्सा इसको स्कैन करके फटाफट से बन जाइएगा। मॉनसून ऑफ़र है CGPSC इंटीग्रेटेड हिंदी माध्यम और अंग्रेज़ी माध्यम में। हिंदी ये कहाँ पर अवेलेबल है? ये हमारी ऐप्स में अवेलेबल है और दोनों ही मात्र 1000 रुपये में CGPSC इंटीग्रेटेड पूरी की पूरी क्लासेस आपको अपडेटेड फॉर्मेट में मिल रही हैं। सो इस मौके को गवाइएगा नहीं। ये आई बिलीव दिस इज़ टुडे इज़ द लास्ट डेट। आज आखिरी तारीख है इसकी, तो जितना जल्दी ले लें उतना अच्छा है ना। जितना देर करेंगे इट विल बी अ लॉस टू यू। चलो, छत्तीसगढ़ PSC बिलासपुर में प्री और व्यापम का नया कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसकी फ़ीस है मात्र 19,999 रुपये और मेंस की फ़ीस है केवल 29,999 रुपये। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। आप आज ही जाइए बिलासपुर ब्रांच में और एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ ही सारी न्यूज़ समाप्त हो जाती हैं। बने रहने के लिए शुक्रिया। अब हम मिलेंगे कल फिर से छत्तीसगढ़ की न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड सपोर्टिंग अस। मैं पाथ हूँ, सदैव आपके साथ हूँ।